कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में। बिक रहे थे रिश्ते खुलेआम बाजार में। हमने कांपते ओंठों से पूछा, क्या भाव चल रहा है रिश्तों का? दुकानदार ने कहा, कौन सा रिश्ता खरीदेंगे? मैंने कहा, कौन सा मिलता है? बोले, हर रिश्ता हमारे यहां बिकता है। बताओ, बाप बेटे का रिश्ता चाहिए, भाई बहन का रिश्ता चाहिए, सास बहू का रिश्ता चाहिए, देवर भाभी का रिश्ता चाहिए, मां बेटी का रिश्ता चाहिए? बताइए, इंसानियत का रिश्ता चाहिए, मानवता, यहां सब बिका करता है। कौन सा रिश्ता चाहिए? हम कुछ बोले, थोड़ी देर रुककर, दोस्ती का रिश्ता की रेट क्या चल रहे हैं? दुकानदार बोला, महाराज आज सब रिश्ते बिक चुके हैं, केवल एक दोस्ती का रिश्ता है जो बिका नहीं करता है। जान रखना, हर रिश्ते बिक सकते हैं, दोस्ती नहीं बिका करती है। और जिस दिन ये दोस्ती का रिश्ता बिक गया, उस दिन भारत ना रहेगा, उस दिन ये जिंदगी जीने के लायक ना बचेगी। दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिका करता है। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, और दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है ये दोस्ती, लेकिन निभ जाए तो इससे बड़ी कोई जंजीर नहीं होती, इससे बड़ी कोई जंजीर नहीं। दोस्ती, आज मैं नया विषय लेकर आया हूं। ऐसा कौन है जिसके दोस्त ना हो? इस सभा में कोई है जिसके कोई दोस्त ना हो? सोमेश जी, तुम्हारे तो बहुत सारे हैं, जनता तो जनता, विधायक तक तुम्हारे दोस्त हैं। ऐसा कौन है? जोशी जी, दोस्त तो होंगे ना? ऐसा कोई नहीं होगा? सुंदर जी, तुम तो सेठ जी के पास ऐसे बैठे जैसे दोस्त हो। दोस्ती का रिश्ता हर किसी का कोई ना कोई दोस्त होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी दोस्त की जरूरत पड़ती है। जवान हो जाएं तो उनको भी दोस्त की जरूरत पड़ती है। बूढ़े हो जाएं तो उनको भी दोस्त की जरूरत पड़ती है। और मैं तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुलक सागर कह रहा हूं, एक संत होने के नाते, कि मुझे भी तुम्हारा गुरु बनने में वो आनंद नहीं आता है जो मित्र बनने में आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। दोस्ती का रिश्ता, मैंने कभी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को अपना शिष्य या चेला नहीं समझा। हमेशा मैंने दोस्ती का संबंध उनसे रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो आनंद दोस्ती में है वो दुनिया के किसी रिश्ते में वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ करता है। रिश्तेदार आ जाए, देख के मुस्कुराओ, नहीं मुस्कुराओ। दोस्त आ जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप, अरे इशारे हो जाते, बैठो, चलते हैं, ध्यान रखना है। सास आ जाए तो कोई नहीं कहेगा बैठ, जहां बैठना है बैठ, ध्यान रखना है। आनंद तो दोस्ती में है, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। मान्यवर, हर रिश्ता बिक जाएगा, दोस्ती का रिश्ता नहीं बिका करता है। और जिस दिन दोस्ती का रिश्ता बिका, इंसानियत खत्म हो जाएगी इस संसार से। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, 3 चीजें बड़े नसीब से मिला करती हैं आपको। अच्छी पत्नी किस्मत से मिलती है, ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं मिल जाती। हर किसी की किस्मत अनंत जैसी नहीं होती है। अच्छी पत्नी मिल जाए, और अच्छा पति भी नहीं, तुम ज्यादा खुश मत हो, वो भी किस्मत से ही मिला है। इतना अच्छा पति कहां मिलेगा कि तुम ऊपर बैठी और वो नीचे बैठा।
ऐसा पति ढूंढे में भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। विचार करना है। अच्छी पत्नी किस्मत से मिलती है, अच्छी संतान इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तकदीर में जो है वही पैदा हो। और अच्छे मित्र ये भी किस्मत से मिला करते हैं। संतान ये प्रकृति की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो तकदीर में लिखा है, जो प्रकृति देगी वही संतान होगी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई फेरबदल नहीं कर सकते कि हमें कैसा बच्चा होना चाहिए। न सूरत पे हक है हमारा, न रूप रंग पे हक है, न संतान के व्यवहार पे हमें हक है। वह तो हमारी तकदीर में जो लिखा है वही, लाख कोशिशें कर लो, संतान किस्मत से तकदीर से मिला करती है। पत्नी में अच्छे घर के होगे तो पत्नी लाने में आज भी हमारे देश में 90% माँ बाप का हाथ होता है, ध्यान रखना। रिश्तेदारों का हाथ होता है, वो एक आध होते हैं जो अपने मन से ही ले आते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अधिकतर परिवार के हाथ होता है एक पत्नी को लाने में। संतान में प्रकृति का सहयोग है, पत्नी लाने में परिवार का सहयोग है। लेकिन एक बात याद रखना, एक दोस्त ही ऐसा है जिसका चयन हम स्वयं किया करते हैं कि किसे दोस्त बनाना है और किसे नहीं बनाना है। इसमें माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है, इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकता है। दोस्त तो हम ही बनाते हैं, दोस्त में किसी की जरूरत नहीं पड़ा करती है, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, दोस्त कौन है, कौन होता है दोस्त? दोस्त होता है हमारा विचार, ध्यान रखना। हम जैसे विचार करते हैं वैसे लोगों से जुड़ना प्रारंभ हुआ करते हैं, और जहां दो विचारों का मिलन हो जाता है उसे दोस्ती कहा जाता है, उसे दोस्ती का नाम दिया जाता है, वह मित्र होता है। जहां दो विचार आप, और ध्यान रखना, जब दोस्तों के दो विचार टकराने लगे तो दोस्ती को दुश्मनी बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। दोस्त एक विचार है, जैसे विचार होंगे वैसा मित्र हमें प्राप्त हो जाया कर, और उसी के साथ ज्यादा बैठने को मन करता है जो हमारे विचारों से मेल खाता है। ज्यादा दोस्तों के बीच तो नुक्ताचीनी करोगे, ज्यादा कमियां निकालोगे, एक दूसरे के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, दोस्ती खत्म हो जाएगी, ऊब हो जाएगी दोस्ती। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन में पत्नी बच्चे का चुनाव तो तुम कर ही नहीं सकते, वो तो जो होना है वही होगा। जीवन में पत्नी का चुनाव सावधानी से करना, ध्यान रखना। दोस्त बदल सकते हो, पत्नी नहीं। मूड तो है लेकिन मजबूरी है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, सोनिया गांधी। महात्मा गांधी कब तक रहेंगे? बहुमत पाके भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, ध्यान रखना। मजबूरी का नाम सोनिया गांधी। पत्नी बड़ी सावधानी से लाना। पत्नी हमें 60% दुखों से बचाती है, ध्यान रखना। अच्छी पत्नी मिल गई तो 60% दुखों से बचा लेगी तुमको। कष्ट में तुम्हारा साथ देगी, दुख में तुम्हारा साथ देगी, पीड़ा में तुम्हारा साथ देगी। आदमी को दुख होता है तो पत्नी ही साथ दिया करती है, आदमी को पीड़ा होती है तो पत्नी ही साथ देती है। अभाव में भी पत्नी साथ देती है, और सद्भाव में भी पत्नी साथ देती है। गुनगुनाते हुए भी पत्नी साथ देती है, और भुनभुनाते हुए भी पत्नी ही साथ। गुनगुनाए या भुनभुनाए, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, हम सफल, ध्यान रखना। अब जो ले आए हो वो तो कौन बोला झेलना ही पड़ेगा। अच्छी पत्नी 60% दुखों से बचा लेती है आदमी को। लेकिन एक बात याद रखना, पत्नी 60% दुखों से बचाती है, लेकिन दोस्त अच्छा मिल जाए
तो 80% दुखों से हमें बचा लिया करता है। ध्यान रखना, दोस्त का रिश्ता दोस्त पत्नी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या नहीं रे बल्लू? जो बातें तुम पत्नी को नहीं बताते वो किसको बताते हो? बोलो। जो बातें हम माँ बाप से शेयर नहीं करते वो बातें किससे शेयर करते हैं? दोस्त से शेयर करते हैं। दोस्ती का बड़ा अनूठा रिश्ता हुआ करता है मेरे भाई। बचपन में भी जो बातें माँ बाप से छिपाते हैं वो दोस्तों को पता रहता है, जो काम हम करते हैं वो दोस्तों को पता रहा करता है। इसलिए मैंने कहा कि दोस्ती सबसे बड़ी होती है। और गलत पत्नी मिल जाए तो एक जन्म दुखी होता है, तो गलत दोस्त मिल जाए 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना। हर किसी को दोस्त मत बना लेना। ध्यान रखना, अच्छा दोस्त ना मिले बिना दोस्त के जिंदगी गुजार देना, लेकिन गलत आदमी को कभी अपना दोस्त मत बनाना। दोस्ती ना हो तो जिंदगी जीने लायक नहीं हुआ करती। मेरे जे सब शिष्य बैठे हैं, कभी मैंने अपना दास सेवक नहीं समझता हूं और ये भाव भी नहीं लाता हूं कि मैं इनका गुरु हूं। हमेशा दोस्ती का संबंध रखा करता हूं। ये भी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, मैं भी मोक्ष मार्ग का पथिक हूं। आओ हम सफर बन के परमात्मा की यात्रा किया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, कौन छोटा कौन बड़ा, दोस्ती से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हुआ। ये लग जी बैठे ना, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़े हैं। आगे जाके थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये शादी के लफड़े में पड़ गए। हमने दूसरी लाइन पकड़ ली, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दोस्ती तो निभाएंगे। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब छोड़ छाड़ के फिर पुरानी पटरी पे वापस आ गए। इनने मेरे से पहले घर छोड़ रहे थे, ये रुक गए, मैं पहले आ गया। ऐसा ही होता है जब 2 ट्रेनों की क्रॉसिंग होती है ना, तो पैसेंजर रुक जाती है, सुपर फास्ट निकल जाती है। जान रखना, विचार करना है आपको। दोस्ती, एक क्लास में हम लोग पढ़े लिखे हैं, एक साथ स्कूल जाते थे। पहले हम लोग सरकारी स्कूल में जाते थे, अब ये हमारे स्कूल में आ गए हैं पढ़ने के लिए। जान रखिए मान्यवर, वो बैठे हैं लास्ट वाले महाराज, पतले दुबले से मस्त हैं, क्योंकि घर में भी सेठ थे और यहाँ भी सेठ हैं। ध्यान रखना, हम लोग सब एक ही गांव के हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि मैं मंदिर से लौटूं और इनकी दुकान पे जाकर ना बैठूं और इनके डिब्बे खोलकर काजू किशमिश ना खाऊं। मुझे नहीं मालूम था एक काजू किशमिश इतने महंगे पड़ेंगे कि जिंदगी भर हमको खिलाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये दोस्ती के रिश्ते सोचना। एक ही गांव के हम लोग, सोचना है। दोस्ती ना हो तो जिंदगी में बचा ही क्या है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, रिश्तेदारी बड़ी बेकार होती है। रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा मनमुटाव होते हैं, रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा खींचतान होती है, रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा औपचारिकताएं होती हैं। मेरे से कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो मैं पुलक सागर कहूंगा कि दोस्ती से अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ करता है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि पति पत्नी जीवन भर पति पत्नी रहेंगे, रोज लड़ेंगे, रोज लड़ेंगे, रोज महाभारत होगी। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, पड़ोसी का पत्नी पति कितना अच्छा है। अरे तुमको पड़ोसी का अच्छा लगता है क्या 24 घंटे? हाँ, तू तो कुछ नहीं करती है, तेरे से कुछ नहीं होगा, पड़ोसिन को देख। अभी इतनी अच्छी पड़ोसिन है तो वहीं जाके रहने लगना मेरे भाई। क्या रखना, वो पड़ोसी भी यही कह रहा है तुम्हारे बारे में कि वो बहुत अच्छा है। सागर के 2 किनारे, नदिया के 2 किनारे, ये किनारा सोचता है कि वो सुखी है और वो किनारा सोचता है कि ये किनारा। हकीकत में देखा जाए तो कोई भी सुखी
पति पत्नी बन के रहोगे, रोज लड़ोगे, ध्यान रखना। तू मैं रोज होती है, हो रही है, फिर भी कह रहे हो हम साथ साथ हैं, ध्यान रखना। पब्लिक में कहते हम साथ साथ हैं, घर में कहते हम तुम्हारे कौन हैं, ध्यान रखना। मान्यवर रिश्तेदारी बहुत बुरी होती, इसलिए मैंने सबसे पहले रिश्तेदार छोड़े, ध्यान रखना। सोचना है आपको, यदि पति पत्नी के रूप में रहेंगे तो झगड़ा होगा, विवाद होगा, लड़ाइयां होंगी, मनमुटाव होंगे। माँ बेटे बनकर रहोगे तो कौन से माँ बेटे हैं जिनके झगड़े नहीं होते हैं? बाप बेटे में भी झगड़े होते हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें लड़ाई नहीं होती है? बेवई जी आए तो और ज्यादा लफड़ा है, और कंवर साहब का तो कुछ पूछो ही मत, वो तो हमेशा ही मुंह तान करके बैठे हुए हैं। कितना भी अच्छा खिला दो, कितना भी अच्छा पिला दो, कितनी भी सेवा करो, कितना भी टीका करो, पैसे पकड़ाओ, फिर भी वो ससुराल की बुराई करते ही मिलेगा, ध्यान रखना है। कुछ भी कर दो, बेटी क्या जान भी दे दो तो मेरी ससुराल ने पूछा नहीं, तेरे भाई ने पूछा नहीं, तेरी माँ ने इज्जत नहीं की, तेरा वो नहीं हुआ, धत तेरे की पत्नी दे दी तुमको, लड़की दे दी, जीवन भर उलाहे ना सुनते हैं तुम्हारा, ध्यान रखिए। सही बात है ना? नहीं सही है तो ताली बजाओ, महिलाएं ज्यादा बजाओ, ध्यान रखना। विचार कर, कभी प्रशंसा नहीं मिलती है। पत्नी कुछ गड़बड़ करे तो माँ बाप को गालियां पड़ती हैं, वो क्या करे बेचारी। अरे गलती है तो बीबी से बोलो ना यार, उसके बाप तक काहे को जाते हो, ध्यान रखिए। तेरे बाप ऐसे, तेरे घर में ये नहीं सिखाया, अब करे क्या वो लड़की? मुझे समझ नहीं आता, पीहर जाती है तो बाप कहते बेटा ढंग से रहे, ये तेरा घर नहीं है। वो ससुराल आती है तो ससुराल वाले कहते तेरे बाप का घर नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया इस औरत का घर कौन सा है, ध्यान रखना। ना ये घर है ना वो घर है। फिर लड़कियां भी बड़ी तेज हो गई हैं, एक बहू ने कहा एक सास ने कहा ध्यान रख। बोले क्या? बोले ढंग से रहना, नियम कायदे से, ये ससुराल है तेरी, ससुराल, ढंग से रहना, तेरा पीहर नहीं है। बहू भी ऋषभदेव की थी, उसने कहा ओ अम्मा तू भी ढंग से रहना, ये भी तेरा पीहर नहीं, तेरा ससुराल है, ध्यान रखना। ये कौन सा तेरे बाप का घर है, ध्यान रखना। मान्यवर ऐसा मत बोलना, नहीं तो आज बहुओं ने जवाब सीख लिया है, ध्यान रखना, कि तेरा कौन सा बाप का घर है, तू पीहर में रह रही है, ससुराल में रह रही है, ध्यान रखिए। रिश्तेदारी में बहुत लफड़े हैं भाई। दोस्ती, यदि सास बहू के बीच फ्रेंडशिप हो जाए, अभी गया ना फ्रेंडशिप डे, कैसे कैसे कचरा त्योहार हम मना रहे हैं। एक वो आता वेलेंटाइन डे, हमारा बल्लू कहता है बेलन तान के दे। विचार करिए, ये सब त्योहार मत मनाओ। पति पत्नी के बीच यदि दोस्ती का व्यवहार हो जाए, माँ बेटे के बीच यदि दोस्ती का व्यवहार हो जाए, सास बहू के बीच दोस्ती का व्यवहार हो जाए, और तुम देवरानी जिठानी के बीच दोस्ती का व्यवहार हो जाए, तो मैं कहता हूं कि जिंदगी जीने के लायक हो जाएगी। ध्यान, एक होती है रिश्तेदारी, एक होती है दोस्ती, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं पुलक सागर कहता हूं दोस्ती बड़ी होती है, रिश्तेदारी छोटी होती है। दोस्ती में बड़ा हृदय होता है, ध्यान रखना। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूसरा अंतर है कि रिश्तेदारी में बहुत पाबंदियां होती हैं, दोस्ती बड़ी आजाद हुआ करती है, बड़ी स्वतंत्र हुआ करती है। रिश्तेदारी में तो बहुत पाबंदी है। ये आए हैं कमर साहब पैर छुओ, बड़े के पैर छुओ, छोटे के पैर छुओ, ये सास है इसके चरण दबाओ, है ये लफड़ा दोस्ती में कहाँ होता है, ध्यान रखना। जो आया उसने देखा, उसने मुस्कुराया, गले से लगा लिया, दोस्ती वो हुआ कर। यहाँ कोई पैर छूने का लफड़ा नहीं है, यहाँ कोई घूंघट फूंघट का लफड़ा नहीं है, ये तो दोस्ती का आनंद है, ध्यान रखना। दोस्ती और रिश्तेदारी में इतना अंतर है कि रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती जीना पड़ती है, ध्यान रखना। निभाने के काम नहीं हुआ करते हैं, दोस्ती तो आनंद के साथ जी जाती है। और दोस्ती और रिश्तेदारी में अंतर है
कि दोस्ती में और रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी जो होती है ना, वो जात पात देखती है, वो ऊंच नीच देखती है, वो गोत्र देखती है, वो खानदान देखती है। जब लड़की की शादी करो तो ये सब देखते हो कि नहीं, किस गोत्र की है, किस खानदान की है, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है। अरे पागल हो गए, जिंदगी इतने टेंशन में काहे को जीना। दोस्तों में ये कुछ नहीं देखा जाता है। यहाँ तो हिंदू का दोस्त मुसलमान हो जाता है और मुसलमान का दोस्त हिंदू हो जाया करता है, जैन का दोस्त ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण का दोस्त, यहाँ कोई जात पात नहीं चलती है। दोस्ती में ऊंचा नीचा नहीं चलता है। अमीर लोगों के भी गरीब दोस्त हो जाते हैं और गरीब लोगों के भी अमीर दोस्त हो जाया करते हैं। कभी कभी इतिहास को उठा करके देखो तो सुदामा की भी द्वारकाधीश से मित्रता हो जाया करती है। कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ गरीब निर्धन सुदामा। यदि ये रिश्तेदार होते ना तो पूछते भी नहीं श्री कृष्ण, उनको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्ती का वो रिश्ता निभाया कि 3 मुट्ठी चिवड़े खाते हैं और महल बनाकर दोस्त को वापिस लौटा दिया करते। वो मित्रता होती है, मित्रता बड़ी पवित्र है। और एक बात और, दोस्ती और रिश्तेदारों में अंतर है कि रिश्तेदार 24 घंटे शिकायत से भरे होते हैं। ध्यान रखना, दोस्त कभी शिकायत से भरा नहीं होता। कभी दोस्त में कहा सुनू भी हो जाए, 2 मिनट बाद फिर गले में हाथ डालकर घूमने लगते हैं। और रिश्तेदारी में कहा सुनी हो जाए तो ऋषभदेव के घर से निकलकर रिश्तेदारी अदालत के कटघरे तक पहुंच जाया करती है। मेरे भाई ध्यान रखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में कोई रिश्ता रखो या ना रखो, दोस्ती हर रिश्ते में होना चाहिए। जिंदगी को इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा, कोई औपचारिकता नहीं होती है दोस्ती में। ध्यान रखना, कोई ऊंच नीच की बात नहीं हुआ करती है। लोग कहते हैं कि सच्चे दोस्त नहीं मिला करते हैं। बताओ महाराज, सच्चा दोस्त कौन होगा, अच्छा दोस्त कौन होगा? मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान को भी ढूंढने चले जाओ तो एक भी सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, सब दगाबाज, धोखेबाज। तो फिर हम किससे दोस्ती करें? जोशी जी, अच्छा दोस्त कहां मिलेगा? कैसे खोजोगे, कैसे तलाशोगे दोस्त अच्छा है? मैं पुलक सागर कहता हूं, पूरी जिंदगी भी बीत जाए ना तो भी अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। मैं आज एक सूत्र तुमको देता हूं, एक नहीं 10 अच्छे दोस्त मिलेंगे। और वह सूत्र इतना है कि तुम वफादार दोस्तों की तलाश मत करो, तुम वफादार बन जाओ, दोस्त अपने आप वफादार तुमको प्राप्त हो जाए। तुम ईमानदार बन जाओ, ईमानदार दोस्त अपने आप तुमको मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे तुम रहोगे वैसा ही तुम्हें दोस्त मिलेगा। यहाँ बेटियों के माँ बाप बैठे होंगे, जब तुम्हारे घरों में बेटी की शादी होती है तो क्या देखते हो? बोलो। सबसे पहले देखते हो पढ़ी लिखी कहां तक है, फिर देखते हो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पैसे वाली है या गरीब है, यही देखते हो ना। रूप रंग कैसा है, यही देखते हो ना। कितना दहेज मिलेगा, नहीं तुम्हारे यहां तो नहीं चलता है। अच्छी बात है, पूरा देश ऐसे ही हो जाए ना तो बेटियां आग में जलना बंद हो जाएंगी। ध्यान रखना, यदि दहेज प्रथा बंद हो जाती है तो। मैं संदेश देना चाहता हूं देश के हर राज्य को कि बेटी के लिए वर ढूंढने जाओ, माँ बाप कैसे हैं ये मत देखना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे माँ बाप हो वैसी औलाद हो, कोई जरूरी नहीं। माँ बाप महान, औलाद निकृष्ट हो सकती है। ये मत देखना कि उनके रिश्तेदार कैसे हैं। रिश्तेदार अच्छे हो सकते हैं, बेटियां खराब हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे घर में अच्छी लड़कियां ही पैदा होती हों, अच्छा लड़का ही पैदा होता हो। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं कि जब भी अपनी बेटी के लिए वर देखने जाओ ना तो लड़के की सुंदरता देखो या ना देखो, पैसा कमाई हैसियत देखो या ना देखो, रौब देखो या ना देखो, सबसे पहले ये देखना कि लड़के के दोस्त कैसे हैं। ध्यान रखना, सबसे पहली आपकी नज़र लड़कों के दोस्तों पर होना चाहिए।
क्योंकि मैं पुलक सागर कहता हूं कि माँ बाप जैसे हैं वैसी औलाद हो जरूरी नहीं, लेकिन जैसा दोस्त होता है ना आदमी वैसा ही हुआ करता है। ध्यान रखिए, संगति कैसी है उसकी, किसके साथ उठता बैठता है, शराबियों के साथ, गलत लोगों के साथ, चरित्रहीन के साथ यदि वो रहना पसंद कर रहा है तो बेटा भी तुम्हारा चरित्रहीन ही होगा। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि संगति से लोग बिगड़ते हैं, गलत संगति से लोग बिगड़ते हैं। लोग कहते हैं कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ते हैं, मैं पुलक सागर नहीं मानता हूं। ध्यान रखना, मोबाइल से बच्चे नहीं बिगड़ा करते हैं। एक बात ध्यान रखना, मोबाइल में अच्छी बातें भी होती हैं और दुनिया में अच्छे भी दोस्त हुआ करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कोई बच्चा मोबाइल से नहीं बिगड़ता है। जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना वही मोबाइल पर गलत चीजें देखा करता है। ध्यान रखना, वो जो सुधरा हुआ बच्चा होता है वो गलत चीज कभी नहीं देखा करता है। लोग कहते हैं कि दोस्तों ने बिगाड़ दिया, अरे तुम खुद बिगड़े हो, बिगाड़ा किसी ने नहीं है। यदि तुम अच्छे होते तो तुम्हें अच्छे दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता, और तुम खराब हो इसलिए तुम्हें बुरी संगति अच्छी। एक बात बताओ, मन उदास होता है, सीरियस होता है तो किसके गाने सुनने का मन करता है? बारी सेन जी, मुकेश के गाने दर्द भरे नगमे सुनते हो। कब? जब मन उदास हो, दिल टूट गया हो, माँ बाप कितने भी समझाएं, जब सामने वाली लात मारती है तब दिल टूटता है। ध्यान रखना, उस समय मुकेश याद आता है। और जब मौज मस्ती में हो ना, आनंद में हो, तो किशोर कुमार याद आया करते हैं। ध्यान रखना, एक बात बताओ, तुमको मुकेश ने दुखी किया या किशोर कुमार ने आनंदित किया? नहीं, तुम दुखी थे इसलिए सैड सॉन्ग सुन रहे थे, और तुम आनंदित होते हो तो मस्ती के गाने सुना करते हो। ध्यान रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता है। हमारे भीतर हम जैसे होते हैं वैसे दोस्त मिलना हमको अपने आप प्रारंभ हो जाया करते हैं। एक बात बताओ, बिगड़ा हुआ लड़का कभी समझदार दोस्तों के साथ उसका मन नहीं लगेगा, ऊब जाएगा, दोस्ती छोड़ देगा। आवारा को आवारा दोस्त अच्छे लगते हैं और समझदार को समझदार दोस्त अच्छे। दोस्त कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम खुद ही बिगड़े हुए, हम अपनी तकदीर खुद लिखा के आए हैं, अपना प्रारब्ध खुद लेकर के आए हैं। ध्यान रखना है, यदि ऐसे दोस्तों से कोई सुधर जाता, दोस्तों से कोई बिगड़ जाता, तो विभीषण जैसे होने के बाद भी रावण के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ध्यान रखना है, विचार करना है, सोचना है आपको, ऐसे कुछ नहीं हुआ करता है, हम ही गलत हैं। ये मत कहना औलाद को कि तेरी दो संगति गलत है, ये कहना तू गलत है इसलिए तुझे गलत संगति पसंद। आपको कैसे लोग पसंद, ये ग्रुप बनते हैं ना महिलाओं के, आदमियों के, मंडल बने, ये कमंडल बने, ये मंच बने, हम तुमको अपने मंच में नहीं लेंगे, हम तुम अपने मंडल में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे तुमसे विचार मिलते नहीं है। ध्यान रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, हम खुद बिगड़ा करते हैं। ध्यान रखना, मान्य बात, आपसे निवेदन है, कोई किसी को बिगाड़ सकता है? घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख, घास खाकर दूध देना। घास, गाय किसकी संगति कर रही है? घास की। क्या दे रही है? दूध। घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख, वो दूध पी के जहर उगलना, सांप की फितरत तो देख, दूध पी के जहर उगलना। सांप किसकी संगति कर रहा है? दूध की, लेकिन उगल क्या रहा है? जहर। और गाय किसकी संगति कर रही है? घास की। दे क्या रही है? जय नर उत्तम प्रकृति के का कर सकत कुसंग। कबीर ने कह दिया, जय कबीरा जय नर उत्तम प्रकृति के का कर सकत कुसंग। ध्यान रखना, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनको कुसंग कुछ नहीं करता है। और चंदन बित्स व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ध्यान रखना, चंदन के पेड़ में बड़े बड़े भुजंग लिपटे रहे तो भी चंदन कभी जहरीला होता नहीं है। चंदन तो सुगंध ही प्रदान किया करता है। जे नर उत्तम प्रकृति के काकर सकत कुसंग। अपनी प्रकृति को पहचानो, हम किस प्रकृति के लोग हैं। मान्यवर,
दो तोते थे। बाजार में एक आदमी तोता लेने गया। एक तोता बोल रहा है, राम राम, जय जिनेन्द्र, अरिहंत सिद्ध, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। राजा को लगा कितना प्यारा बोलता है तोता। दूसरा तोता देखा, मारो पीटो लूट लो, जाने नहीं पाए, छोड़ना मत, बड़ी मुश्किल से फंसा है। राजा ने कहा कितना बदतमीजी से बोलता है तोता। ध्यान रखना, एक अमृत झर रहे हैं, एक जहर उगल रहा है। तोते से पूछा, तोता बेचने वाले से, कि भाई दोनों तोते हैं, ये बिल्कुल विपरीत क्यों बोलते हैं? तोता बेचने वाले ने कहा, एक तोता संत की कुटिया में पला है और एक तोता डाकू के खेमे में पला है। जो संत की कुटिया में है वो कहता है राम राम, आओ पधारो, जय जिनेन्द्र, तुम्हारा स्वागत है। और एक डाकू के खेमे में पला है, वो कहता है मारो लूटो, छोड़ना मत, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है, लूट लो इसको। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक आग्रह करना चाहता हूं, आप सोचिए, अपने जीवन को महान बनाना है तो अपने खुद को महान बनाना है, तो हमें ऐसे दोस्तों की संगति करना चाहिए जो आपकी मैं स्कूल में पढ़ता था, सबसे पीछे बैठता था, जैसे यहां लोग बैठे हैं ना, बीच में खाली स्थान, मांग चल रही है पंजाब की, खाली स्थान हमें दे दो। ध्यान रखना, पीछे सबसे कम नंबर आते थे मेरे, पढ़ने लिखने में कोई होशियार नहीं था मैं, प्रवचन सुन के मत समझना कि मेरिट में आता था, सप्लीमेंट्री में निकलता था। ध्यान, पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं था, पीछे बैठता था। 10 नंबर का टेस्ट होता था, मंथली टेस्ट, मुझे 2 नंबर लाना भी मुश्किल होता था, रोता था कि काय कोई टेस्ट हो रहा है। इनके टेस्ट क्यों करते मालूम है? जब किसी की श्रद्धांजलि होती थी और हमारा होमवर्क नहीं होता था ना, तो कहते थे 2 मिनट का मौन रखो, भीतर तो दिवाली मनती थी, अच्छा मरा आज होमवर्क नहीं हुआ है। ध्यान रखना, और कभी कभी होमवर्क नहीं करे, स्कूल लगा तो लगता था कोई नेता निपट जाए तो अच्छा रहे। ध्यान रखना, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आई थी हकीकत में। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत हुआ, हत्या हुई, सारे देश में जनरल प्रमोशन, मुझे अकेली परीक्षा देने पड़ी क्योंकि मैं बोर्ड क्लास में था। ध्यान रखना, बिना बोर्ड वाले तो सब जनरल। मैंने इतने गुस्सा कि 1 साल बाद मर जाती तो मैं 9th 10th में तो पहुंच जाता। ध्यान रखना, पहले का ऐसा होता था। मैं बहुत पीछे बैठता था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। एक दिन मेरे टीचर ने कहा कि इधर आओ, तुम शकल से तो अच्छे दिख रहे हो, पहले अच्छा दिखता था मैं। कौन बोला अब नहीं दिखते? अच्छा दिखता हूं तो दिखता हूं, खुदा की देन है मान्यवर। उन्होंने कहा तुम शकल से तो अच्छे दिखते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी अकल भी अच्छी होना चाहिए। मैंने कहा मास्टर जी, पढ़ाई को छोड़ के जो अकल चाहिए बात कर लो मुझसे, बस पढ़ने लिखने की बात मत करना। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, एक बात मान लो बस। मैंने कहा क्या? बोले पीछे की सीट से कल से आगे की सीट में बैठना प्रारंभ करो। मैंने कहा आगे की सीट में? तुम रात दिन क्वेश्चन करोगे, प्रश्न पूछोगे, मुझे कुछ उत्तर आने वाला नहीं, मैं नहीं बैठ सकता आगे। मालूम है मेरे हाथ पैर कांपते थे आगे बैठने में। अब नहीं, अब तो तुम कहीं भी बिठा दो मुझे। ध्यान रखिए, आगे बैठा करो। मेरे आजू बाजू हमारी क्लास के 2-3 स्टूडेंट जो आज भी मेरे दोस्त हैं, एक तो सिलवासा में ही है जिनसरनम के पास, बड़ी फैक्ट्री में काम करता, एक बॉम्बे में है, एक प्रशांत बड़ालकर था, एक वर्गीस सैमुअल थे, एक मराठी था, एक ईसाई था, एक मुकेश खरे मेरा मित्र था। तीनों के बीच में मुझे बिठा दिया। वो तीनों बड़ लड़के उस क्लास के सबसे होशियार स्टूडेंट थे।
हर बार टेस्ट होता था तो 10 में से 10 नंबर लाते थे। मुझे उनके बीच बिठा दिया कि बैठो यहाँ, तुम पीछे नहीं बैठना आज के बाद। 4 लोगों की सीट थी। आज मुझे याद आ रहा है, शर्मा शर्मी में मुझे पढ़ना पड़ता था। जो 2 नंबर मुश्किल से लाता था, 2 महीने बाद टेस्ट में 10 में से 10 नंबर लेकर आया था। कबीरा गंदी कोटची जल पीवे ना कोय, कबीरा गंदी कोटची जल पीवे ना कोय, जाए मिले जब गंग में तो गंगा जल होए, जाए मिले जब गंग में तो गंगा जल। कबीर ने कहा गंदी कोटची, कोटची जानते हैं जो पहाड़ों पे किले होते ना, उनके बाजू में खाई खुदवाते थे राजा लोग ताकि कोई अटैक ना कर सके। उसमें पानी भर जाता था बरसात में, चारों तरफ खाई होती थी, उसको गंदी कोटची बोला जाता था। उसका पानी कोई भी पीता नहीं था, लेकिन उस गंदे पानी को जब कोई पीता नहीं है, लेकिन जब वो गंदा पानी गंगा में जाकर मिल जाता है तो गंगा पानी गंगा जल बन करके तैयार हो जाया करता है। ध्यान रखना, सावधानी रखना दोस्त बनाने में, अच्छे दोस्त बनाओ। मेरे शिक्षक ने कहा कि बेटा आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने पूरे नंबर लाए हैं। मैंने कहा मैं नंबर फंबर नहीं लाया, मैं तो शर्मा शर्मी में लाया हूं, इनके साथ बैठ रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, एक बात याद रखना, अपने से ऊंचे विचार वालों की दोस्ती करना, कभी जिंदगी में नीचे विचार वालों की दोस्ती नहीं करना, वरना तेरा जीवन कभी उत्थान की ओर नहीं जाएगा। एक अच्छा दोस्त कैसा होता है? ढाल की तरह होता है। ढाल की, ढाल जानते, तलवार और ढाल। राजस्थान तो इससे खेलता था, खड़क से, तलवारों से। मालूम है महाराणा प्रताप जब जन्म हुआ उनका, उनकी माताओं ने परीक्षा ली। नामकरण ऐसे नहीं होता था पहले, जैसे आजकल लग रही थी ना टिल्लू बिल्लू छिल्लू, ये सब नहीं रखे जाते थे। पहले सामान रखे जाते थे, खिलौना रखते थे, व्यापारिक चीज रखते थे, खाने पीने का सामान रखते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे, और देखते थे बच्चे की प्रवृत्ति क्या है, बच्चा सबसे पहले क्या उठाता है। इस देश के महाराणा प्रताप ने जब उनका नामकरण हो रहा था, सबसे पहले उनका हाथ तलवार पर जाता है, खेल खिलौने पर नहीं जाता है, और उसी समय उनका नामकरण महाराणा प्रताप रख दिया जाता है। ये प्रतापी पुरुष होगा, ये हिंदुत्व को ऊंचाई पर ले जाने वाला होगा, ये बहुत शौर्य लोह पुरुष होगा जो मुगलों की गुलामी से देश को मुक्त करा देगा। वहीं पूत के गुण पालने में दिख जाते हैं, ध्यान रखना। उनका नामकरण हुआ महाराणा प्रताप, ध्यान रखना, प्रतापी पुरुष हुए। आपसे निवेदन है, तो खड़ग और ढाल तो यहां की पहचान है, शौर्य है। रणबांकुरे राजस्थान के मान्यवर। सोचना है आपको, अच्छा दोस्त ढाल की तरह होना चाहिए। ढाल जानते हो, ढाल हमेशा पीठ के पीछे रहती है और खड़ग हमेशा आगे रहती है। लेकिन जब कोई खड़ग पर प्रहार करता है शत्रु, तो मालूम है पीछे की ढाल निकल करके सामने आ जाया करती है और अपने योद्धा को बचाने का काम करती है। तो सच्चे दोस्त वही होते हैं कि सुख के दिनों में तो पीछे खड़े रहें, दुख का दिन पड़े तो ढाल बनकर दोस्त के सामने आकर खड़े हो जाया करते हैं, उसे कष्टों से, दुख से, पीड़ाओं से बचाया करते हैं। वो दोस्त दुनिया में हुआ करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, ढाल की तरह दोस्त बनो। अरे ऐसे दोस्त मत बनो कि जब फतेह सागर में पानी होता है, हजारों विदेशी पक्षी आते हैं, प्रवास करने पानी पीते हैं, उड़ जाया करते हैं। मान्यवर, एक पक्षी होता है और एक मछली होती है, ध्यान रखना। पानी की दोस्ती पक्षी भी करता है और पानी की दोस्ती मछलियां भी करती हैं। लेकिन पक्षी की दोस्ती, वो पानी पीता है और यदि सूख गई झील तो उस झील की तरफ पलट के भी नहीं देखा करता है। लेकिन मछली ऐसी होती है कि जब तक पानी है तब तक उसका जीवन है। जिस दिन झील सूखती है
अपने दोस्त के लिए प्राणों की आहुतियां भी दे दिया करती है। वो मछली की दोस्ती हुआ करती है। दोस्ती मछली की जैसी होना चाहिए, पानी ही उसका जीवन बन जाना चाहिए, पानी ही उसका। स्वार्थी दोस्त नहीं बनने का ध्यान रखना, एक समर्पित दोस्त बनने का प्रयास करना। हमारी बेटियां आजकल बाहर जाके पढ़ती हैं, मूल विषय मेरा दूसरा है। कोई पूना में पढ़ रही हैं, कोई अहमदाबाद जाती हैं, कोई बेंगलोर जाकर पढ़ाई कर रही हैं। माँ बाप सारी व्यवस्था करते हैं, अपने अरमानों का गला घोंट कर तुम्हारे अरमानों को पूरा करते हैं, अपने सुख साधन में कमी करते हैं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराया करते हैं। बेटे भी बाहर जाके पढ़ते हैं। ऋषभदेव में मुझे बड़ी क्लास के स्टूडेंट दिखाई नहीं देते, सब बाहर पढ़ रहे हैं। मान्यवर, पढ़ना चाहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन बेटियों को याद रखना चाहिए, बेटों को याद रखना चाहिए कि माँ बाप किस तरह से हमारे पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। जिनके पास होता है वो पैसा देते हैं, जिनके पास नहीं होता वो लोन लेकर के पढ़ाया करते हैं, कर्ज लेकर के पढ़ाया करते हैं। बेटे को पढ़ाने के लिए घर भी गिरवी रखना पड़े तो माँ बाप रख दिया करते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य बन जाना चाहिए। लेकिन मैं उन औलादों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए वहां भेजते हैं, एक विश्वास पे भेजते हैं, एक आस्था पर भेजा करते हैं, लेकिन जब वहां जाकर तुम पढ़ाई से समझौता करते हो और यारी दोस्ती में जिंदगी गुजारते हो, तो माँ बाप का इससे बड़ा विश्वासघात कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। मान्यवर, एक लड़की बेंगलोर में पढ़ने गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था उसे, पढ़ाई कर रही थी। पढ़ते पढ़ते उस लड़की को एक दोस्त मिल गया। कॉलेज में पढ़ेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, दोस्ती हो जाती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रोज मोबाइल पर चैटिंग होती, रोज मिलते, रोज बातचीत करते। लड़की केवल दोस्ती कर रही थी, लड़का दोस्ती नहीं, उससे प्यार भी कर बैठा। क्या करे, छोरे होते ही ऐसे, लड़कों की जाते ही बुरी है, क्या करे, कुछ करो कुछ करने लगते हैं। एक दिन लड़के ने उस लड़की से कहा, तू अपने माँ बाप से बात कर ले, अपनी शादी करना है। लड़की ने कहा, तुम पागल हो गए क्या, शादी करना है? बोले 3 साल से तेरे साथ हूं, तेरी हर तरह से हेल्प कर रहा हूं, तेरे हर सुख दुख में काम आ रहा हूं, क्यों ना हम जीवन साथी बन जाएं। हमने एक दूसरे के विचारों को समझ लिया है। लड़की बोली, नहीं, मैंने केवल तुमसे दोस्ती की है, शादी विवाह का मैंने कभी विचार भी नहीं लाया, सोचा भी नहीं। लड़के ने कहा, सोच ले। बोली, नहीं, मैं ये शादी तुमसे नहीं कर सकती हूं, केवल हमारे तुम्हारे दोस्ती है, मित्रता है, तुम अच्छे मित्र हो, तुम मेरा हेल्प करते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी तुम्हारी शादी हो जाए। लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो 3 साल से तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तेरे बिना जीना मुश्किल है। लड़की ने कहा, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है, मेरे मन में कभी ऐसे विचार भी नहीं आए हैं। बोले, नहीं आए हैं तो तुझे दिक्कत क्या है मेरे साथ? अरे बोले, नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या कर सकते हो? लड़के ने कहा, ध्यान रखना, बात बढ़ती गई, बहस बढ़ती गई। लड़की ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझसे शादी नहीं कर, शादी नहीं होगी, दोस्ती हम जिंदगी भर निभाएंगे। लड़के ने कहा, नहीं, शादी तो तुझसे ही होगी, यदि तू मेरे से शादी नहीं कर पाई तो फिर किसी और से भी शादी नहीं कर पाएगी, ध्यान रखना। मान्यवर, लड़की ने बहुत समझाया, नहीं माना। लड़की दुखी हो गई कि मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं। बेटियों से निवेदन करूंगा, गोरी चमड़ी और सुंदर रूप देखकर दोस्ती मत कर लेना किसी से।
मीठी मीठी बातों में मत फंस जाना जा करके, नहीं तो ये छोरे शुरू में तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बाद में फिर क्या दशा होती है वो तुम नहीं जानते हो। पहले तो कहते कि आसमान से तारे तोड़कर लाऊंगा, उसके बाद रामलाल बाजार से सब्जी नहीं लाता है, ध्यान रखना। तारे की तो बात छोड़ दो, वो सब्जी भी तुम्हें ही लाना पड़ती है। उसके साथ यही हुआ, उसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं। लड़के ने कहा करना पड़ेगी। बोले नहीं हो सकती है, जबरदस्ती का सौदा नहीं होता है। मालूम है, लड़का डिप्रेशन में चला गया, एक तरफा प्यार था, जान छिड़क रहा था, हवस का दरिंदा था, और उसने क्या किया, लड़की जा रही थी कॉलेज, खुलेआम दिन दहाड़े लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया करता है सड़क पर, ध्यान रखना। झुलस गई लड़की, चीख गई, वहीं गिर पड़ी, बेहोश हो गई। लोगों ने उठाया, ये भाग गया, पुलिस ने पकड़ा, अंदर किया, लड़की को मेडिकल ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया। इतनी सुंदर लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, एक तेजाब के छींटों में पूरा चेहरा उसका विभत्स हो गया। प्लास्टिक सर्जरी की गई, उसका इलाज किया गया। जब पट्टी खुली, आईने में जब देखा तो अपने चेहरे से भयभीत हो गई वो लड़की कि कहां मेरा सुंदर चेहरा था, कहां आज ये विभत्स रूप, मेरा पूरा चेहरा बदल गया। मान्यवर, लड़के को जेल हो गई। अरे वो जेल तो साल 6 महीने में छूट जाएगी, ये जिंदगी भर का दाग जो तुझे मिला है ये तेरा कभी छूटने वाला, पूरी जिंदगी नरक बन गई। एक लड़की की थोड़ी सी भूल में मेरे भाई, मैं बेटियों से निवेदन कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के बात करो। लेकिन जब आप अपने यौवन के चढ़ाव पर होते हो तो कहा जाता है प्यार अंधा होता है, अंधा नहीं होता, जिंदगी को बर्बाद भी कर दिया करता है। काश लड़की ने उससे दोस्ती नहीं की होती तो आज उसकी ये दशा नहीं होती। ध्यान रखना, जैन लड़की, पूरा चेहरा उसका झुलस गया, ध्यान रखना है, कहीं की नहीं रही वो लड़की। अब उससे कोई भी शादी करने को तैयार नहीं। अब तो वो जो हवस का दरिंदा था ना, वो भी करने को तैयार नहीं शादी। एक भूल, एक बात याद रखना, पल लम्हों की खता सदियों को सजा मिला करती है, ध्यान रखिए। ऐसे दोस्त मत बनाओ, ऐसे व्यक्ति को दोस्त मत बनाना जो तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारे रूप रंग से प्यार करता हो। दोस्त तो वो होना चाहिए जो हमारे आभाव और हमारी बदसूरती से भी प्यार करता हो, ध्यान रखना। ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए जो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया करता है। मान्यवर, आज भी वो बेटी बहुत परेशान है, एक गलत कदम। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटे बेटियों को मत पढ़ाओ, बाहर मत भेजो, केवल बाहर भेजने से तुम्हारी छुट्टी नहीं हो जाती है, जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। ध्यान रखना, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारी बेटी किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है, तुम्हारा बेटा किसकी संगति करता है। ये मत सोचना कि हॉस्टल वालों की जिम्मेदारी है, ये वार्डन की जिम्मेदारी है, हम फीस दिया करते हैं। माँ बाप होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है। सामने वाला तो आई एम सॉरी कह के फ्री हो जाएगा, तुम्हारी आंखों में जिंदगी भर खून के आंसू बहेंगे, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचना है, दोस्त बहुत संभाल करके बनाना। दोस्त तो सभी को चाहिए, एकाकी जीवन किसी का भी सुखप्रद नहीं होता है, लेकिन दोस्त ऐसे हों जो हमारे लिए जान छिड़कने को तैयार हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे दोस्त नहीं हैं। मेरा एक भक्त मोहन नागदा जो उदयपुर में था, अब दुनिया में नहीं है, उसका एक दोस्त था। उस दोस्त ने उसे, जब मोहन नागदा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जब उसके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं होती है, जब उसके पास पहनने की भी व्यवस्था नहीं होती है, नागदा समाज का वो लड़का मन में भाव रखता है कि मैं पढ़ाई करूं, मैं पढ़ाई करूं। आज मुझे वो बहुत याद आ रहा है। उसने उदयपुर में मेरा बहुत प्रभावना में सहायक बिना, मेरा परम भक्त था। उसका एक श्वेतांबर दोस्त था,
मालूम है? उसकी 2 बेटियां थीं। उसने मोहन को पढ़ाया लिखाया, अपने सोने की चैन भी बेची और मोहन को पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट कराया उसने। ध्यान रखना है मान्यवर, वो हमेशा कहता था महाराज मेरी जिंदगी यदि किसी ने संवारी है तो रिश्तेदार और माँ बाप ने नहीं, मेरी जिंदगी मेरे दोस्त ने संवारी है। ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बात बताओ, रूस भारत से कितना दूर है? कितनी दूर है? बोलो रे। पाकिस्तान भारत से कितना दूर है? लगा हुआ है ना मेरे भाई। पाकिस्तान पास होकर भी हमसे बहुत दूर है और रूस दूर होकर भी हमसे बहुत पास है। बांग्लादेश के हालात, हजारों हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार का। ध्यान रखना, उसने अपने हिंदुओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि आ जाओ, अपने देश में वापस आ जाओ। ध्यान रखना है, मत रहो उस देश में। मालूम है भूल गया बांग्लादेश। हाँ, यदि बांग्लादेश को देश का दर्जा मिला है तो हिंदुस्तान की दम पर मिला, वरना तुम तो गुलाम बने जी रहे थे। ध्यान रखना है, ये भारत श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्रदान कराई। ध्यान रखना, आज उस बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, लेकिन एक अपील और है मेरी आपसे कि आज बांग्लादेश में कुछ घटा तो हमने कहा हिंदू अपने देश वापस आ जाए। पाकिस्तान में अत्याचार होगा, हम अपने हिंदुओं को वापस हिंदुस्तान में बुला लेंगे। अमेरिका में अत्याचार होगा, हम वापस बुला लेंगे। लेकिन एक बात याद रखो भारत के लोगों, कि जो आज बांग्लादेश में घटा है वो कल हिंदुस्तान में घट गया तो हम हिंदुओं को कहां भेजेंगे? मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, कौन से देश तुमको शरण देगा? आज पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू पर कुछ हो, हमारा भारत अपना लेगा, हमें कौन अपनाएगा? यदि ऐसी स्थिति हमारे देश में हो गई, सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। जागना होगा भारत के हिंदुओं को। लोग कहते हैं कि यह हिंदू मुस्लिम की बातें संत किया करते हैं, संत नहीं करते हैं। अत्याचार होता है तो हमारे अंदर दर्द पैदा होता है। ध्यान रखना है मान्यवर, पूरे विश्व में हिंदुओं को शरण देने वाला केवल भारत देश है मेरे भाई। और यदि भारत में हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ फिर कोई हमारे पास नहीं है, हमारा नाम निशान और संस्कृति को बर्बाद कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए। और ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सब जगह से। देख लिया ना पड़ोसी देश, अखबार में पढ़ो, वहां की आईना जेल में क्या यातनाएं दी जाती थी कैदियों को। 500 कैदियों को रिहा किया गया। ध्यान रखिए, उनके नाखून उखाड़ लिए जाते थे और ऐसी जगह कैदियों को बंद किया जाता था जो सत्ता के विरोध में बोलता था कि वहां सूर्य की रोशनी भी नहीं जाया करती थी। ध्यान रखना, मेरे भारत में बड़ी बड़ी जेल हैं, लेकिन मेरा भारत आज भी संवेदनशील है। जेल में भी हम अमानवीय कृत्य नहीं किया करते हैं। ध्यान रखना, हमारा देश तो वो देश है जो कहता है कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। ध्यान रखना, ऐसी संवेदनाएं, ऐसी भावनाएं, ऐसे व्यवहार, ऐसी मित्रता, हम तो शत्रु से भी मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। मेरा आगरा में चतुर्मासवा शिखर वार्ता हुई, मुशर्रफ जी को बुलाया गया आगरा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय। हमने दोस्ती का हाथ फैलाया, उनने करगिल का युद्ध सौंप दिया हमें। ध्यान रखना, पड़ोस में हमने बस भेजी, तुमने पीठ पीछे छुरा भोंक दिया हमारे ऊपर। हमेशा इन लोगों ने हमारे साथ बदसलूकी की है। ध्यान रखिए, भारत का हिंदू जागृत हो जाए, अपनी संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है। पूरे देश के हिंदू को एक होना पड़ेगा, हिंदुस्तान को मजबूत करना पड़ेगा, भारत को मजबूत करना पड़ेगा। कोई दुनिया हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग यदि लड़ते रहे छुआछूत में, ऊंची और नीची जात में,
हिंदू हिंदू से लड़ता रहा, हिंदू हिंदू का तिरस्कार करता रहा, श्वेतांबर दिगंबर लड़ते रहे, सर्वनाश हो जाएगा इस देश का। ध्यान रखना, यदि हम आपस में लड़ेंगे पड़ोसी हम पे कब्जा करेगा। ध्यान रखिए, अपनी शक्ति को मजबूत बनाएं, मित्रता के साथ रहें। आज मैंने दोस्ती का संदेश दिया है आपको। ध्यान रखिए, कोई रिश्ता निभाओ या ना निभाओ, दोस्ती का रिश्ता निभाओ। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा वैचारिक मतभेद रखे लेकिन मनभेद ना रखे। यदि कोई भी पार्टी मन से एक दूसरे का सम्मान करेगी, दुनिया की किसी देश की ताकत नहीं जो मेरे हिंदुस्तान को बुरी नज़र से उठाकर देख सके। ध्यान रखिए, हम अपने दल पर मजबूत होंगे, मित्रता के व्यवहार रखिए। मैं आभार भी मानता हूँ भारत सरकार का, और आप सबको जागृत भी कर रहा हूँ कि अपनी ताकत को पहचानो, अपने भविष्य को बचाने का प्रयास करो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय